साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा आणि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इनके माध्यम से 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करने के लिए और 1 जुलाई को भारत बंद करने के लिए और जो कार्यक्रम घोषित किया गया है उसकी तैयारी करने के लिए आज का सोलापुर में ये कार्यक्रम लिया गया है। सारे देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं तैयारी करने के, और वो तैयारी करने का कार्यक्रम सोलापुर में भी हो रहा है। मराठी मध्ये बोला, है? हिंदी समझत नहीं क्या? है? अरे मैं हिंदी तो ऐसी बोलता हूं जो शायद साधारण लोगों को भी समझ में आती है। ऐसी कोई हिंदी मैं नहीं बोलता हूं जो मुश्किल हो। सभी लोगों को लोगों का तो ध्यान रखना पड़ता है। अभी नमाज भी, शायद नमाज है, थोड़ी देर के लिए हम लोग नमाज का अदर करते हुए रुकते, शायद 2 मिनट का होता होगा।
हो गया। साथियों, जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, विषय है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए। दूसरा विषय है ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जातियों की जाति आधारित गिनती करने के लिए। तीसरा विषय है आरएसएस और बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का घोर अपमान करने के विरोध में। चौथा है महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करने के लिए। साथियों, ये जो तमाम विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, उसमें जो पहला विषय है, वो विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उस विषय पर मैं थोड़ा विस्तार से आप लोगों को बात बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में आखिरी 1 घंटे के समय में, जो आखिरी 1 घंटे का समय था, उसमें जो रिकॉर्ड अवेलेबल हुआ, उसमें 76 लाख वोट हुए। चुनाव आयोग को इसके बारे में पूछा गया कि 1 घंटे में 76 लाख वोट कैसे हुए, इसके बारे में आपके पास क्या जवाब है? चुनाव आयोग ने आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो जो 60 मिनट का समय है, उसमें 76 लाख वोट कैसे होते हैं, ये बताना संभव नहीं है, ये करवाना संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मगर आंकड़े जो अवेलेबल हो गए हैं 76 लाख वोटों से, उसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी गठबंधन के लोग थे, उनके पास 3 पार्टी के लोग थे, और जो 2 पार्टी के लोग थे वो ऐसे ताकतवर लोग नहीं थे, ऐसे सक्षम और मजबूत लोग नहीं थे। फिर भी उन लोगों ने 288 विधानसभा की सीटों में से 232 सीटें ली थी। आप लोग ये सुनकर भी हैरान हो जाओगे, शरद पवार जो महाराष्ट्र के बड़े नेता है, उनके भतीजे ने उनके जिंदगी पर की सारी कमाई और समर्थन शरद पवार को लोगों ने छोड़कर उसके भतीजे का समर्थन कर दिया। इसका कोई लॉजिक अभी तक उपलब्ध नहीं। शरद पवार के समर्थन में जिंदगी भर जो लोग थे, वो भतीजे के साथ चले गए। इसका कोई लॉजिक अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। और जितना परसेंटेज वोट शरद पवार को मिला, वो भी हैरान करने वाली बात है। ऐसे कुछ सवाल है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है या ये अनुमान किया जा सकता है कि ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। भारत के संविधान में भारत के मतदाताओं को एक मौलिक अधिकार बहाल किया गया है, एक फंडामेंटल राइट, केवल अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट।
हमारे लोगों को राइट और फंडामेंटल राइट का भी फर्क समझ में नहीं आता। एक राइट होता है, एक फंडामेंटल राइट होता है, और ये जो फंडामेंटल राइट और राइट होता है उसमें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ये फंडामेंटल राइट है। अगर इसका कोई उल्लंघन होता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भारत का कोई भी नागरिक जा सकता है और उसके लिए वो अगर सबूत पेश करे तो निश्चित रूप से दोबारा चुनाव करवाने का आदेश देना बंधनकारक होगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। क्या फंडामेंटल राइट है? फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट। फ्री यानी मुक्त चुनाव, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव। आप में से बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि जब ईवीएम मशीन लाई गई थी और जब लोग वोट डालते थे और जब बटन दबाते थे तो उसके बटन को दबाने के बाद उनको दिखाई नहीं देता था कि वोट उन्होंने जो बटन दबाया वो किसके नाम पर जमा हो रहा है। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये दिखने वाली व्यवस्था करवाए कि जो बटन दबाने के बाद दिखना चाहिए कि उसने वोट किसके नाम पर दिया, तो किसके नाम पर टाइप हो रहा है, किसके नाम पर आ रहा है। इसके बावजूद भी मशीन के अंदर गड़बड़ियां करना संभव है। जब चांद पर मशीन भेजी जा रही है और वहां जो कुछ भी हो रहा है वहां बॉम्बे से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। वहां चांद पर जो मशीन भेजी गई तो बॉम्बे के सेंटर से चांद पर जो मशीन उतरी है वहां से वहां क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या किया जाना चाहिए, ये बॉम्बे के सेंटर से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहा है। अगर चांद पर भेजी हुई मशीन को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है तो पोलिंग सेंटर को नजदीक में, चांद पर बहुत लंबे किलोमीटर है, कई लाख किलोमीटर है, और पोलिंग सेंटर जो है बहुत ज्यादा हो 1 किलोमीटर होता होगा बस्ती से। इस नियम के अनुसार 1 किलोमीटर ही रखना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर अंतर पर रिमोट कंट्रोल की मशीन लगाई जा सकती है और रिमोट कंट्रोल के आधार पर उसमें बदलाव किया जा सकता है। ये देखने का, ये जांच करने का किसी मतदाता को अधिकार नहीं है। दूसरी बात आपको समझा रहा हूं, ये देखने का कि ऐसा असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांचने का कोई अधिकार नहीं है। सारा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। और चुनाव आयोग उसके जो कमिश्नर है वो नियुक्त करने का अधिकार राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टी की जो सरकारें हैं उन लोगों के पास है। प्रधानमंत्री के पास इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करने का अधिकार है। तो कैसे माना जा सकता है कि वो उनके इशारे पर काम नहीं कर सकता? बहुत सारी आशंकाएं हैं। ऐसी आशंकाएं होनी नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, ऐसा कोई तरीका नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों के मन में आशंका पैदा हो जाए। ऐसा तरीका बनाया जा सकता है। इसलिए जो ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे। इसको नहीं माना जा सकता कि ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है।
क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको दिया। 1 घंटे में, चुनाव के लास्ट आवर में 1 घंटे में 76 लाख वोट हो गए। चुनाव आयोग को पूछा गया कैसे हुए, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जब चुनाव आयोग को कोई मालूम नहीं है तो बाकी लोगों को क्या मालूम होगा, और बाकी लोगों के में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो रहे हैं, इसके ऊपर लोगों की आशंका हो जाएगी। और ये साधारण अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। हमारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है अधिकार और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है। अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में वापस लाने के लिए नहीं जा सकते, मगर फंडामेंटल राइट दोबारा ऑर्डर करके लाया जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट अधिकार होता है। तो इस तरह से साथियों, देश में ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की समस्याएं पैदा की जा रही है। 1848 से लेकर 1956 तक अगर हम गिनती करें 108 साल का संघर्ष है। गिनती करो, 1848 को ज्योतिराव फुले ने काम शुरू किया आधुनिक भारत में, 1956 तक उन्होंने आंदोलन चलाया। गिनती करो तो आपको पता चलेगा 108 साल का संघर्ष है। 108 साल का संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार मिला। अमेरिका में, यूरोप में वोट का अधिकार इतने आसानी से नहीं मिला। अमेरिका में, यूरोप में पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था, टैक्स पेयर को वोट का अधिकार था। जो टैक्स पे नहीं करता उसको वोट का अधिकार नहीं था। जो पढ़ा लिखा नहीं था उसको वोट का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में नहीं था, यूरोपीय देशों में नहीं था। केवल पढ़े लिखे लोगों को और टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। अगर इसी टर्म्स कंडीशन के आधार पर भारत में वोट का अधिकार लागू हुआ होता तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को वोट का अधिकार मिलता? फिर तो नहीं मिलता। दावे के साथ कहा जा सकता है कि वोट का अधिकार नहीं मिलता। सारे बहुजन समाज के लोगों का अगर बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए तो सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बहुत भली भांति जानते थे। इसीलिए जब वोट के अधिकार का मामला आया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को अंग्रेजों के सामने उठाया। अंग्रेजों का प्रस्ताव था कि पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर ने एडल्ट फ्रेंचाइज का मामला उठाया। एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट अंग्रेजी का शब्द है। एडल्ट का क्या मतलब है? प्रौढ़। किस उम्र में प्रौढ़ माना जाए? तो हर 21 साल के व्यक्ति को प्रौढ़ माना जाए, ऐसा भारत के संविधान ने स्वीकार किया और 21 साल के आधार पर वोट का अधिकार बहाल हुआ। इतने लोगों को, हमारे लोगों को पता है कि अमेरिका में और यूरोप में प्रौढ़ मताधिकार नहीं था। पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार और टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार और प्रौढ़ मताधिकार में अंतर है। भारत में जो प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ तो ये नहीं देखा गया कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो टैक्स पे करता है या नहीं है, उसकी संपत्ति है या नहीं है, वो भारत में पैदा होना चाहिए। टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है? वो भारत में पैदा होना चाहिए और उसकी उम्र 21 साल होना चाहिए। इससे और ज्यादा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं। इसके आधार पर हम लोगों को वोट का अधिकार मिला और वोट के अधिकार की वजह से बड़े लोगों को, हमारे लोगों के बस्ती में आकर, नमस्कार कांबळे साहेब, कांबळेला पुत्र सुद्धा विचारत नव्हतं। कांबळे या ठिकाणी असतील, त्यांना वाईट वाटेल,
वाईट वाटून घेऊ नका, उदाहरण म्हणून सांगून राहील. जे कांबळे एक असं नाव आहे, कांबळे म्हटलं की म्हणजे सांगायची जरूरत नाही, बॅकवर्ड. SC ST OBC मध्ये कांबळे म्हणजे गॅरंटीने मिळणार. कांबळे काही बामणामध्ये मिळणारच नाही. म्हणजे एवढं महाराष्ट्रामध्ये स्पष्ट आहे, म्हणून उदाहरण म्हणून सांगून राहिलं. म्हणून कांबळेंनी वाईट मानून घ्यायचं काही कारण नाही. तेव्हा मतदानाचा वोट का जो अधिकार है, ये वोट का अधिकार हमारे लोगों को इतने आसानी से मिलने वाला अधिकार नहीं था, मगर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा ये मामला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उठाया गया, और जब बाबा साहब आम्बेडकर को ही संविधान लिखने का मौका मिला, तब उन्होंने प्रौढ़ मताधिकार पहले ही झटके में भारत में लागू कर दिया. हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया गया, और 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल करने की वजह से हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला. हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला. और जब वो हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला और ईवीएम मशीन आई, तो ईवीएम मशीन में बटन कहां दबाया जाए, ये भी बहुत लोगों को समझाना पड़ा, ट्रेनिंग देना पड़ा. इसके लिए चुनाव आयोग को कार्यक्रम चलाना पड़ा कि बटन कैसे दबाना है, कहां दबाना है, कौन सा दबाना है. और बहुत बार वो जो ऊंचे लोग थे, वो लोग प्रैक्टिस करने के बजाय ओरिजिनल जगह ही लेकर जाते थे और उसका वो दबा देते थे, उनको जैसा चाहिए वैसा. वो बोलते थे हो गया है, बराबर हो गया, तुम्हारा बराबर हो गया. उसको भी लगता था बराबर हो गया, क्योंकि वो दिखता था. उसको ये नहीं समझ में आता था कि मैं जिसको देना चाहता था उसको दिया कि नहीं दिया. नहीं, वो बराबर हो गया. उसको ये बताते थे बराबर हो गया, हाँ बराबर हो गया. अब बराबर क्या हुआ, तो बटन दबने के बाद हो गया. तो भारत में और अमेरिका में और यूरोप में 100% पढ़े लिखे लोग हैं. अमेरिका में और यूरोप में, जापान में, जर्मनी में, जहां ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जहां ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, वहां 100% पढ़े लिखे लोग हैं. तो दुनिया में आज के तारीख में एक प्रकार की साक्षरता नहीं है. हमारे यहां तो अक्षरों की साक्षरता आज भी समस्या है. आज भी 100% लोगों को अक्षरों की पहचान नहीं है, है? आज भी नहीं अक्षरों की पहचान. कंप्यूटर की परीक्षा और कंप्यूटर की साक्षरता, संगणक की साक्षरता, ये तो और अलग मामला है. अक्षरों की साक्षरता और संगणक की साक्षरता, कंप्यूटर की साक्षरता, वो अलग अलग बातें. मैं जब अमेरिका, यूरोप में गया तो मैंने देखा, वहां के लोगों के घरों में मैंने देखा, उसके बाप का एक कंप्यूटर है एक ही घर में, उसकी मां का एक अलग कंप्यूटर है, अगर उसका बेटा है तो बेटे का अलग कंप्यूटर है, और उसका बेटी है तो बेटी का अलग कंप्यूटर है. तो मैंने पूछा कि आपका एक ही परिवार है क्या? हाँ एक ही. तो ये 4-4 कंप्यूटर क्यों है? अब 4-4 कंप्यूटर क्यों है? इसलिए है कि हर एक को अपना डाटा मेंटेन करना है, और डाटा से क्रिएट होता है, और वो डाटा, वहां कानून है, हर एक का डाटा दूसरे को देखने का अधिकार नहीं है. देखने की कोशिश करना भी अपराध माना जाता है. तो एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4-4 कंप्यूटर मैंने देखा. हमारे यहां तो ऐसे करोड़ों घर होंगे जहां कंप्यूटर है नहीं. तो कंप्यूटर की साक्षरता अमेरिका, यूरोप में एक सामान्य बात है. हमारे यहां तो अक्षरों की साक्षरता की भी समस्या अभी तक बनी हुई है. अक्षरों की भी पूरी तरह से पहचान नहीं है. इसलिए संगणक हमारे लिए, कंप्यूटर हमारे लिए आज भी एक समस्या है. इसके बावजूद भी हमारे देश में संगणक लाया गया, कंप्यूटर लाया गया, और कंप्यूटर के आधार पर चुनाव करवाने का निर्णय किया गया.
और इसके आधार पर 2004 में 100% चुनाव 2004 में पहली बार हुआ, 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 2021 में हुआ। तो इस तरह से कंप्यूटर के द्वारा हमारे देश में चुनाव शुरू हो गया है और बड़े पैमाने पर 100% लोगों का चुनाव इसमें हो रहा है और लोग कंप्यूटर के बारे में साक्षर नहीं है, संगणक के बारे में साक्षर नहीं है, इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। और ये एक बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह ऐसा मैं मानता हूं, ये कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस की स्थापना किसने की? चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर। नाम से ही समझ में आ गया होगा, पंडित लोगों का खेल है। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों का ये सारा का सारा खेल है। इन लोगों के लिए ये कंप्यूटर कोई दिक्कत खड़ी करने वाला मामला नहीं है, इनके लिए कंप्यूटर की कोई समस्या नहीं है, उनके घरों में कंप्यूटर है, उनका व्यवहार भी कंप्यूटर से चलाया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, हमारे देश में अभी पूरी तरह से अक्षरों की साक्षरता का समाधान नहीं किया और इसके पहले ही समाधान करने के पहले ही संगणक को लाया गया और सार्वजनिक जीवन में उसे लागू कर दिया गया। तो इस तरह से इसका उपयोग और प्रयोग बड़े पैमाने पर इस तरीके से किया जा रहा है कि इससे कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। आप देखो, कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन, बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है सारे देश भर में? 3.5%। 3.5% वोटों के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच नहीं चुनकर लाया जा सकता। जो लोग ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच चुनवा कर नहीं ला सकते, वो देश की पंचायत में प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रियल प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है, ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने नरेंद्र मोदी जो बैकवर्ड है, उस बैकवर्ड को प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया और नॉमिनेट किए हुए आदमी को प्रधानमंत्री चुनकर लाया। ये प्रधानमंत्री चुनाव के बाद होता है। ये कितने लोगों को समझ में आता है कि चुनाव के बाद होता है? प्रधानमंत्री चुनाव के बाद होता है, मगर देश के जो रहनुमा है, पार्टी चलाने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, तरीके अपनाते हैं और चुनाव के पहले ही उसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करते हैं। जो सांसदीय जनतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसमें लिखा हुआ है भारत के संविधान में, चुनाव हो और पार्टी चुनाव लड़े, पार्टी को अगर बहुमत मिला तो पार्टी सांसदीय दल की बैठक बुलाए और बैठक में प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट को चुने। उसके बाद वो सांसदीय दल का नेता चुना जाता है और सांसदीय दल का नेता चुनने के बाद वो चुना हुआ नेता राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री पद का दावा करता है और राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट करता है। ये एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन है उसके अनुसार करने के बजाय चुनाव के पहले ही उसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसको पहले ही कैंडिडेट घोषित करना पड़ता है। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है, मगर ऐसा किया जा रहा है। ये हमारे लोगों को जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है उस तरह से काम नहीं हो रहा है। और चूंकि कांग्रेस इसके लिए कोई समस्या नहीं उठा रही है, बीजेपी भी इसके लिए समस्या उठा नहीं रही है, उन लोगों के लिए
खासतौर पर ब्राह्मणों के लिए अनुकूल वातावरण है इसके लिए। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लास का आदमी है और बैकवर्ड क्लास के आदमी को उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नॉमिनेट किया। इसलिए नॉमिनेट किया कि बैकवर्ड क्लास का आदमी बैकवर्ड क्लास के लोगों के वोट लेगा तो बीजेपी के लोगों को पूर्ण बहुमत मिलेगा, तो बैकवर्ड का आदमी है ऐसा कहकर बैकवर्ड लोगों ने उसको वोट दिया, ऐसा कहा जा सकता है। और ईवीएम के अंदर घोटाला करके उसको चुना, उस पर पर्दा डाला जा सकता है। चुनाव के बाद ऐसे कहा जा सकता है नहीं बैकवर्ड का था ना, इसलिए बैकवर्ड के लोगों ने भर भर के झोली भर भर के वोट दे दिया, इस वजह से चुन के आ गए। ईवीएम पर पर्दा डालने के लिए यह तरीका अपनाया जा सकता है, ऐसा किया गया। साथियों, ये निश्चित रूप से बहुत भयंकर बात है। इसके विरोध में हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर इस व्यवस्था के विरोध में हम लोग काम नहीं करते हैं तो हमारी सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारी राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो हमारी किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज भी हमारे देश में गरीबी की समस्या बहुत बड़ी है। आज भी 75 साल से ज्यादा हो गए आजादी हासिल करके, आज भी देश में भूखमरी से तड़प कर मरने वाले लोगों की संख्या है। भूख से मर रहे लोग। अखबार में इसकी खबरें नहीं आती। अखबार में चलाने वाले लोग कौन है, अखबार के पत्रकार कौन है, उसमें कांबड़े है क्या? कांबड़े है? और मान लो कांबड़े है तो कांबड़े ने अगर भूखमरी से आदमी मर गया तो संपादक जो पंडित जी है छापेगा? वहां भी बैठा हुआ है। संपादक का क्या काम है? एडिट करना। एडिट करने का क्या काम है कि कौन सी खबर छापना और कौन सी खबर नहीं छापना। तो उसको उसी तरह से उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं जनता के सामने आती ही नहीं है कि हमारे देश में हमारे लोगों की समस्या क्या है। जब समस्या ही नहीं आती है तो कांग्रेस की समस्या चर्चा के लिए आती है, बीजेपी की समस्या चर्चा के लिए आती है और उन समस्याओं पर जनमत होता है, उन समस्याओं पर वोट डाले जाते हैं और फिर वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए इसका उपयोग और उपयोग करते हैं। हमारे लोगों को जो 21 साल का व्यक्ति था उसको ये बात समझ में नहीं आई। 21 साल के व्यक्ति को प्रौढ़ माना गया, उसको ये बात समझ में नहीं आई। 21 साल के व्यक्ति को समझ में नहीं आया, 18 का कर दिया। अरे 21 साल वाले को समझ में नहीं आया। 21 साल वाले को प्रौढ़ कह के 21 साल वाले को ही समझ में नहीं आया, उसको और नीचे लाके 18 कर दिया। तो ये सारे फैसले वो लोग अपने सुविधाओं के अनुसार ले रहे हैं और इस वजह से हमारी जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओबीसी की जाति आधारित गिनती, ओबीसी का ही आदमी देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके पास ही फैसला करने का अधिकार है। वो फैसला करने की बात तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित गिनती के संबंध में बोलता ही नहीं है। बोलता ही नहीं है। ओबीसी का प्रधानमंत्री, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती करना है कि नहीं करना, सरकार अपना पक्ष रखे। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने आदेश दिया और आरएसएस ने लोगों ने जो लिख कर दिया उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया कि सरकार ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के पक्ष में नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने ही ओबीसी के लोगों की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। गधे से गधा आदमी अपने विरोध में फैसला कर सकता है?
मूर्ख से मूर्ख आदमी जो है अपने ही विरोध में फैसला कर सकता है? नहीं कर सकता। मगर नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि हमारी सरकार ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए समर्थन में नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताया, इससे जातिवाद बढ़ने की संभावना है। जातिवाद बढ़ने की संभावना है। जातिवाद कैसे बढ़ा? अगर जाति के आधार पर अधिकार वंचित किया जाता है तो जातिवाद बढ़ेगा, और जाति की संख्या गिनने के आधार पर उसको एम्पावर किया जाए, उसको अधिकार दे दिया जाए, तो कैसे होगा ये? जिस जाति के आधार पर अधिकार वंचित किया गया, उसी जाति को आधार बनाकर अगर मान लो उसको अधिकार दिया गया तो एम्पावर हो जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा, वो और अधिकार संपन्न हो जाएगा। उनको मालूम है बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भारत में धार्मिक जागरण ज्यादा है। जितने भी ओबीसी के लोग हैं उनके अंदर धार्मिक जागरण ज्यादा है। ब्राह्मण लोग उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा घूमते फिरते रहते हैं। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, आदिवासियों के अंदर तो जो उनको आने नहीं देते। शेड्यूल कास्ट के लोग जो जागृत हो गए वो उनको बुलाते नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद का जो भी संस्कार है वो ब्राह्मणों के बगैर होता ही नहीं है। इसका फायदा लेकर ब्राह्मण लोग उनके कान में कान मंत्र देते हैं, और कान मंत्र के आधार पर ओबीसी के लोग जो है अपना काम करते रहते हैं। और कान मंत्र में क्या बोला गया ब्राह्मण ने, वो बाहर के लोगों को ये भी बोल देते ब्राह्मण, ये किसी को बोलना मत। अब उसके कान में क्या बोला सारा बाहर लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या बोला। और पूछो क्या बोला, कहा कि मना किया बताने के लिए। अगर उसको बोलो कि उसने ऐसा कहा क्या कि तुम गधे हो, तुम्हारा बाप गधा था, तुम्हारा दादा भी गधा था, कहा कि ऐसे ही कुछ कहा था मगर याद नहीं आ रहा है। बैकवर्ड क्लास के लोगों को अगर आप बिहार में जाओ तो वहां के बैकवर्ड क्लास के लोग जागृत है तो वहां के मुख्यमंत्री बनाते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री बैकवर्ड, अपोजिशन में मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार अब नीतीश कुमार है तो अभी यादव बनेगा, तो कोई ना कोई बैकवर्ड बनेगा। उत्तर प्रदेश में भी अगर मान लो बहुमत मिल गया तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बड़े स्टेट है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर का स्टेट है, 48 लोकसभा की सीटें हैं, बिहार में 54 लोकसभा की सीटें हैं, तो तीसरे नंबर का स्टेट महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में 1.5-2% से ज्यादा ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गया। ये ब्राह्मण मुख्यमंत्री कैसे हो गया? बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो धर्म के आधार पर वोट डालते हैं, और उनके बीच में जाकर ये बताया जाता है कि अगर मुसलमानों को नहीं रोका गया तो 1000 साल के बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, और 1000 साल के बाद उनका राज आएगा। 1000 साल के बाद। तो डर आज पैदा करते, कब होगा वो? 1000 साल के बाद होगा। ये भी हमारे लोगों को समझ में 1000 साल के बाद होगा, देखेंगे, मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगा। तो 1000 साल के बाद होगा तो हम लोग सारे के सारे चुपचाप रहेंगे और हमारे बच्चे 0 हो जाएंगे, बाकी उनके ही केवल बच्चे होंगे। ये तो मूर्खता की हद है। तो डर पैदा करने का उन लोगों में डर ज्यादा चलाया जाता है जो ज्यादा तर्क नहीं करते, जो तथ्य का विश्लेषण नहीं करते, जिनके अंदर पढ़ाई लिखाई की संख्या कम है, उनके अंदर इस बात का असर ज्यादा होता है। और पिछड़े वर्ग के अंदर, ओबीसी के अंदर सारा जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद जितना भी संस्कार होता है वो ब्राह्मणों के हाथों से होता है। और ब्राह्मण संस्कार करने के आधार पर बहुत सारी दूसरी बातें भी प्रवचन में बताते रहता है और वो सुनते रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को निश्चित रूप से एक काम करना चाहिए
जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोग जागृत है, मैं उन सभी लोगों को अनुरोध करता हूं कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को जागृत करने का काम भी हम लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। और अगर ये काम हम अपने हाथ में लेकर जागृत करने का काम नहीं करते हैं तो बैकवर्ड क्लासेस के लोग फिर तुम्हारी समस्या पैदा करेंगे। अगर तुम उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार नहीं करोगे तो वो तुम्हारी समस्या पैदा करेगा। तो इसलिए हम लोगों को, SC ST OBC के लोगों को ये हजारों सालों से ब्राह्मणवाद के प्रभाव में हजारों सालों के अंदर इन लोगों को सताया गया, दबाया गया। वर्ण व्यवस्था में इनको शूद्र बनाया गया, जिसको आज OBC कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था में उन्हीं को शूद्र कहा जाता है। OBC के लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि वर्ण व्यवस्था में OBC के लोगों को शूद्र कहा जाता है। OBC के लोग कहते हैं शूद्र तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। अरे वो शेड्यूल कास्ट न है, वो अछूत है, वो शूद्र नहीं है, वो अछूत है। अछूत और शूद्र में फर्क है, ये भी समझ में नहीं आता। अछूत जो है वो वर्ण बाह्य है, वर्ण व्यवस्था के बाहर का है, और जो शूद्र है वो वर्ण व्यवस्था के अंदर है, चौथे वर्ण का है। और चौथे वर्ण का है, अधिकार वंचित है। जो अछूत है वो पांचवें वर्ण का है, आउटकास्ट है, वर्ण व्यवस्था के बाहर का है। आदिवासी और उससे आगे है, नॉमिडिक ट्राइब उससे और आगे है। इसलिए साथियों, हम लोगों को भारत का जो समाजशास्त्र है, भारत का तो जाति शास्त्र है, भारत के जाति शास्त्र को, समाज शास्त्र को बारीकी से समझने की जरूरत है। जब तक हम SC ST OBC के लोग भारत का समाज शास्त्र और जाति शास्त्र नहीं समझते हैं, जाति के आधार पर किस तरह से हमें विभाजित किया गया, 6000 जाति के टुकड़ों में SC ST OBC को बांट दिया गया। 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा है SC ST OBC के लोगों को, और टुकड़ों में बांटने की वजह से विभाजित किया गया। इतना ही नहीं किया गया बल्कि उनके अंदर ऊंच नीच की भावना पैदा की। तू ऊंच है, तू नीच है, और ऊंच और नीच की भावना पैदा होने की वजह से दो जाति के लोगों के बीच में आपस में संवाद नहीं है, संपर्क नहीं है। संपर्क ही नहीं है तो संवाद कहां से होगा? संवाद नहीं होगा तो विचारधारा का आदान प्रदान कैसे होगा, और समाज कैसे तैयार होगा? यह सारा षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। जातियां अपने आप नहीं बनी, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। कितने हमारे लोगों को बताए जो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, उनमें से भी कितने लोगों को पता है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई? जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, केवल बनाई नहीं, उसके समर्थन में धर्मशास्त्रों को खड़ा कर दिया कि जाति के अंतर ही रहना चाहिए, जाति के अंदर ही विवाह करना चाहिए, जाति के बाहर कुछ नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो ये धर्म के विरोध में है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इसलिए सारा का सारा व्यवहार जाति अंतर्गत होता है, और जाति के बाहर जाकर कोई भी कार्य करना धर्मशास्त्र के विरोध में है, ऐसी मान्यता लोगों के दिमाग में डाली गई है। इसलिए साथियों, इस संबंध में लोगों को जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने लगातार इस बात को सारे देश भर में जागरण करने का काम चलाया। मैं 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूं। अभी मेरी उम्र 67 चल रही, 19 साल की उम्र से कर रहा हूं, और 19 साल की उम्र से 67 साल तक, अभी 50 साल के लगभग हो गए, लगातार ये काम कर रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं नौकरी में था, और तब से नौकरी में रहकर जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे लगा कि नौकरी में रहकर जो 2-4 घंटे का समय मिलता है उससे ये काम करना संभव नहीं है। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया और पूर्णकालीन कार्यकर्ता बना, और पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर सारे देश भर में लोगों को जगाने का, जागृत करने का, फिर जागृत लोगों को संगठित करने का, संगठित लोगों के द्वारा आंदोलन करने का ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया। आज आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि देश में 36 स्टेट है,
36 में से 32 स्टेट में हमने संगठन बनाए। 36 में से 32 स्टेट में संगठन बनाया। टोटल 769 जिले हैं, तो 625 जिलों में संगठन बनाया। ब्रह्मदेश और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, वो 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे देश के अंदर हमने संगठन खड़ा कर दिया। आज इतना बड़ा विशाल संगठन हमने खड़ा किया, उसके आधार पर 9 अप्रैल को हमने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया हुआ है और 1 जुलाई को भारत बंद का ऐलान किया है। इसकी तैयारी के लिए सारे देश भर में घूम रहा हूं। डेली कार्यक्रम है, लगातार कार्यक्रम है और सारे देश भर में लोगों को जेल भरो आंदोलन के तैयारी के लिए लगा रहे हैं। आप लोगों को भी सोलापुर में योजना बनाकर, प्लान बनाकर जिलाधिकारी कार्यालय में सारे जिले के लोगों को, सारे तहसील के लोगों को, सारे ब्लॉक के लोगों को, सारे ग्राम पंचायत के लोगों को, इसके लिए आप लोगों को तैयारी करना चाहिए और जिलाधिकारी कार्यालय में लोगों को इकट्ठा करना चाहिए कार्यालय के पास में और वहां जेल भरो आंदोलन ऐलान करना चाहिए। हमने जब बॉम्बे में ऐसा किया था तो इंस्पेक्टर ने मेरा हाथ पकड़कर आधा किलोमीटर दूर लेके गया। आधा किलोमीटर दूर लेकर जाने के बाद छोड़ दिया, क्या कि जेल हो गया है। अरे मैंने कहा ये कौन सा जेल है भाई, जेल में लेके जाओ। हम जेल में जाने के लिए डरते नहीं है। गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, मैं थोड़ा सा लहान हो जाऊंगा। कि सरकार को मालूम है आप महान हो जाओगे, इसीलिए सरकार ने निर्देश दिया आधा किलोमीटर हाथ पकड़ के लेके जाने का और वहां छोड़ देने का और बोलने का, यही जेल है, बस इससे ज्यादा जेल नहीं है। अरे मैं नहीं, हमको जेल में ले जाओ। अरे कहां लेके जा सकते, पहले ही 3 गुना जेल में ज्यादा लोग हैं। जिस जेल में 300 लोग रह सकते हैं उस जेल में पहले से ही 1000 लोग हैं। वहां जगह ही नहीं है, आप कहां लेके जाए, आपको वहां जगह है नहीं है। तो आप लोगों को जिलाधिकारी कार्यालय के पास जाके इकट्ठा होना चाहिए और जेल भरने के लिए आग्रह करना चाहिए। जेल में नहीं, चलो देखो, चोरी करके आप जेल में जा नहीं रहे हो, चकारी करके जेल में नहीं जा रहे हो, ठगी करके जेल में नहीं जा रहे हो। संविधान में जो मौलिक अधिकार है, वोट का अधिकार, उसकी चोरी हो रही है। संविधान को बचाने के लिए जेल में जा रहे हो भाई, महान काम करने के लिए जेल में जा रहे हो। इससे जो जेल होता है वो जेल ही नहीं होता है। जब हम लोगों का राज हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी जो लोग गांधी जी के आंदोलन में जेल में गए थे ना, उनके पास सर्टिफिकेट है, उनके पोते को भी रिजर्वेशन भी मिलता है, वो शेड्यूल कास्ट का हो या ना हो, उनको भी मिलता है, उनको भी बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को भी अपने हक और अधिकार के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए जेल में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल अपने घर में बैठकर संविधान की रक्षा होने वाली नहीं है, उसके लिए मैदान में उतरना होगा, तब जाकर के होगा। संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया 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 बनाया, ऐसा केवल प्रवचन करने से नहीं होगा। बनाया ये बात सही है, मगर जो लोग इसके विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं उनको रोकना है, तो बचाने के लिए भी सक्रिय एक्शन करने की जरूरत है। और ये सक्रिय एक्शन करेंगे तब वहां बैठे हुए लोगों को चेक लगेगा और संविधान की रक्षा होगी, अपने आप नहीं होगी। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ हमने जो बातें आपको कही, 9 बजे से ज्यादा समय हो गया, आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद साहेब, आपण या कार्यक्रमाची अध्यक्षता केली।